आगा एक स्टूडेंट मेरे पास है, तो आगा वो जो पेपर पहले मैं तुम्हें करा रहा था वो मैंने ड्राइव पे उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी है, वो तुम वहां से देख सकते हो। रिमेनिंग क्वेश्चन अगर कुछ बाकी थे, और अभी सारी ऑडियंस जो है ये पेपर मेरे साथ अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ये 23 का ये पेपर है, 2-1 का पेपर है, पेपर 2-2 है, पेपर 2-1 है, पेपर 2 का वेरिएंट 1 है। इसके साथ इंसर्ट जो है वो प्रोवाइडेड था, और इसका जो इंसर्ट है वो ये है। ये इसका इंसर्ट है, तो एग्जाम वाले दिन ये आपके सामने होगा, और इसको देख करके जब भी डिफिकल्टी होगी तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू इट, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। आते हैं पहले सवाल पे। तो अभी क्योंकि कुछ ऑडियंस में बच्चे और आने हैं, थोड़ा जब तक हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें, इसको देखें क्या आंसर आपके जहन में आता है। टेक योर टाइम। प्रोग्रामर है जिसने कि एक प्रोग्राम लिखा है which includes the function calculate। when the program is run, जब प्रोग्राम रन हुआ, the function returns an unexpected value। इस फंक्शन को जो रिटर्न करना चाहिए था वो इसने रिटर्न नहीं किया, कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू दे दिया। अब डिस्क्राइब हाउ टिपिकल इंटीग्रेटेड आईडी कुड बी यूज्ड टू हेल्प debug the program to find errors in the function calculate। यानी इस फंक्शन में से अब हमने एरर तलाश करने हैं, तो आपको डीबगिंग करनी होगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप आईडी के कौन से फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के जहन में कोई आंसर आ रहा है तो बता दें, नहीं आ रहा तो मैं डायरेक्ट आपको बताते चले जाता हूँ। बार बार चैटिंग विंडो पे मुझे मूव करना मसला होगा। अगर माइक्रोफोन अगर किसी का ऑन है तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते तो फिर मैं लिखता चला जाता हूँ। इसका आंसर बनना चाहिए पहले ब्रेक पॉइंट। इसका मैंने आपको बताया था, ब्रेक पॉइंट जो होता है वो आपके प्रोग्राम को किसी भी पॉइंट पे स्टॉप करा सकते हैं। अगर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ स्टॉप कराना चाहता हूँ, जब यहाँ पहुंचे कर्सर तो रुके, कोडिंग पे ले जाए आपको, फिर यहाँ पहुंचे तो रुके, कोडिंग पे ले जाए, तो इसका ब्रेक पॉइंट कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल अगर है, मिसाल के तौर पे एक एक्स वेरिएबल है, जब एक्स की वैल्यू कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे, यानी जब एक्स 20 हो तो रुके, और जब एक्स 30 हो तो रुके। अगर कोई लूप चल रहा है तो मैं चाहता हूँ हर 10 नंबर के बाद ये रुके और वापस पॉज करे और मुझे वापस कोडिंग पे ले जाए। इसको हम कहते हैं वॉच विंडो। तो कि यू आर कीपिंग एन आई ऑन टू वेरिएबल वैल्यूज, कि जब वो वैल्यूज पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे तो वो आपको वापस कोडिंग पे ले गए। तो वॉच विंडो का ये फीचर था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोग्राम चले तो पहले ये वाली लाइन चले, फिर ये चले, फिर ये चले, फिर ये चले, तो लाइन बाय लाइन आपको लेके चले। तो इसके लिए जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो ये तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं, या वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग आईडी का फीचर नहीं होता, आप खुद करते हैं, तो ये आईडी के फीचर्स की बात कर रहा है। तो ब्रेक पॉइंट सेट करें इसमें टू स्टॉप द प्रोग्राम एट योर डिजायर लोकेशन वेयर एवर यू वांट, यू कैन स्टॉप इट। और उसके बाद आप रिपोर्ट विंडो या वॉच विंडो, जिसमें आप किसी वेरिएबल को वॉच करते हैं, whenever a variable reaches to a certain value it stops। और सिंगल स्टेपिंग का मतलब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम इज आल्सो पॉसिबल। तो ये आप कर सकते थे। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कह रहा है एल्गोरिथम है जो कि जिसमें फंक्शन लिखा जा चुका है, और फंक्शन है कैलकुलेट का, कंटेन 3 pseudocode स्टेटमेंट। उस फंक्शन में 3 स्टेटमेंट है। डिस्क्राइब द एरर इन ईच स्टेटमेंट और राइट नो एरर। अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है या एरर है तो आप बताइए कि क्या एरर है, और उसका करेक्ट वर्जन भी आप बताइए, फिर क्या करना पड़ेगा। अगर आप पहले वाले स्टेटमेंट को देखें, उसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करना हो, तो फिर क्या नजर आ रहा है आपको। सर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि स्ट्रिंग टू नम के बाद उसने डबल ब्रैकेट जो लगाया है वो, क्योंकि स्ट्रिंग टू नम 27 तो हम लोगों को स्ट्रिंग टू नम के साथ ही लगाना है, फिर उसके बाद +2 करेंगे। हाँ वेरी गुड, तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ नहीं आ सकता है।
ब्रैकेट तो यहाँ लगाते तो फिर सही होता, ये पूरी स्टेटमेंट एक ब्रैकेट में आ जाती। तो ब्रैकेट्स आर नॉट बैलेंस, एक तो ये बात हो गई है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि ये जो प्लस है ना, इसका मतलब होता है कॉन्केटेनेशन, आप ज्वाइन कर रहे हैं दो चीजों को। अब ये तो स्ट्रिंग में कोटेशन लगे हुए हैं और ये बगैर स्ट्रिंग के, तो एक वैसे दो स्ट्रिंग दूसरे, पैरामीटर तो नहीं होते ना? दो पैरामीटर नहीं होते इसके अंदर, सिंगल ही होते हैं। तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करते हैं, सही है। तो या तो ये कि आप इस टू को भी इसमें रखें फिर आप कॉन्केटेनेशन करें, सही है। वरना फिर इस प्लस के साइन से तो फिर एडिशन कर सकते हैं न्यूमेरिक नंबर की, कॉन्केटेनेशन करनी होती है तो टू स्ट्रिंग्स कैन बी ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे अगर आप आ जाए तो यहाँ ये कहता है कि आप मिड वैल्यू निकाल रहे हैं और चौथी पोजीशन से दो ग्रैब कर रहे हैं, तो चौथी पोजीशन से दो मिड अगर निकालें तो चौथी पोजीशन से दो ये बन रहे हैं 1 7, तो ये निकालेगा पहले, और इसको निकालने के बाद स्ट्रिंग को स्ट्रिंग टू नम, इस स्ट्रिंग को, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को नंबर पे कन्वर्ट कर रहा है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है जो तीसरे वाले में कि मंथ निकाल रहा है दिस डेट। अब दिस डेट कोई वेरिएबल है जिसमें डेट स्टोर्ड है, मान लेते हैं उस डेट के अंदर जो उसमें जो डेट स्टोर है वो है 12-6-2004, ये डेट इसमें स्टोर है सपोज करते हैं। इसमें से निकाल रहे हैं मंथ, तो मंथ जो है वो क्या है 6, 6 को चेक कर रहा है इज इट मोर देन 6। तो एक नंबर को कैसे एक कैरेक्टर के साथ मैच कर सकता है, नहीं कर सकता, तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो इसको बैलेंस करके दिखाना होगा कि क्या करें जी। अगर आप मैचिंग करना चाहते हैं तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो कोटेशंस हटा देंगे। यहाँ पर है, तो इसके कोटेशन आप हटाइए तब ये जाके सही हो जाएगा। तो इसके लिए जो बनती है स्टेटमेंट वो कुछ ये बन रही है, ब्रैकेट मिसमैच थे जैसे कि आवाज से मुझे लग रहा होगा ने आंसर किया था। और स्टार टू नम फंक्शन नीड्स टू बी पास अ स्ट्रिंग नॉट एन इंटीजर, सही है। तो ये जो एस टी आर नाम है, ये इसके साथ जो आगे हम पास कर रहे हैं वो इंटीजर पास कर रहे हैं, इसको भी अगर आप जो है वो एस टी आर टू नम प्लस स्ट्रिंग टू नम जो यहाँ पे लिखा है, कह रहा है द फंक्शन नीड्स टू बी पास्ड अ स्ट्रिंग, इसका आप स्ट्रिंग पास करें। ये दूसरा, या तो दूसरे को भी फिर आप स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करें, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ज्वाइन करें तो कॉन्केटिनेशन होगी। और अगर आप सिंपल 27 20+2 करना चाहते हैं तो उसके प्लस करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कोटेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों बातें हैं। तो यहाँ से ये हटाइए एस टी आर टू नम, 27 को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं S2 के साथ तो इसको कोटेशन में होना चाहिए। इसको कोटेशन में करने के लिए यहाँ पे एस टी आर, यहाँ पे नम टू एस टी आर लगा सकते हैं, सही है। या तो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करें या फिर दो नंबर को आप डायरेक्ट प्लस करा रहे हैं तो कोटेशन हटाएं फिर। स्ट्रिंग और नंबर नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्ट्रिंग और एक नंबर आप जोड़ रहे हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद यहाँ पर कोई एरर नहीं था, दैट वाज करेक्ट। और मंथ वैल्यू आप पहले निकाल लें और फिर मंथ को आप कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, एक करेक्टर के साथ या स्ट्रिंग के साथ, तो ये गलत है, ये गलत है, इसको आप नंबर करें यहाँ पर। यहाँ से आ जाते हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट इज मोर देन 99, तो पॉइंट की वैल्यू तो इस वक्त 75 है, पॉइंट की वैल्यू तो इस वक्त 75 है। क्या पॉइंट की वैल्यू इस वक्त ये कह रहा है कि पॉइंट जो है वो 75 है, 75 क्या बड़ा है इससे, नहीं जी बड़ा नहीं है, फॉल्स हो गई है। और एक्टिव, एक्टिव ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये वन आ गया, यहाँ जीरो आ गया। जीरो के साथ और कर रहे हैं, 0 और 1 के साथ और कर रहे हैं, अगर एक भी वन होता है तो आंसर वन आता है, यानी पेपर में वन नहीं लिखना है, पेपर में तो और इसको ट्रू लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आगे चलें तो कहता है पॉइंट की वैल्यू 75 है, इसको मॉड करें टू के साथ, टू के टेबल में क्या ये इक्वल्स टू जीरो है,
नहीं जी, इक्वल टू जीरो नहीं है ये, फॉल्स हो गई ये कंडीशन। और एग्जाम एग्जाम भी जीरो है। जीरो और जीरो, तो आंसर क्या आएगा? जब दोनों जीरो हैं तो इसका मतलब जीरो प्लस जीरो जीरो ही हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट लेस देन इक्वल टू 75 है, इक्वल्स टू है, एंड एक्टिव है, एक्टिव है, या एग्जाम्ट है, एग्जाम्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे और लगा हुआ था। जब और लगा हुआ है तो इसका मतलब दोनों में से एक भी ट्रू हो तो आंसर तो ट्रू हो जाएगा, वन आएगा। वन को वन के साथ एंड करें तो वन इंटू वन, वन 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 होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गई है, ट्रू यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रू। इस तरह इधर एक्टिव है तो एक्टिव का मतलब ट्रू है यानी वन है, और नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव का मतलब यहाँ पे जीरो हो गया। तो वन और जीरो, वन प्लस जीरो वन होता है, एंड नॉट एग्जाम, एग्जाम में फॉल्स था यानी जीरो था, जब आपने नॉट एग्जाम किया तो ये वन हो जाएगा इसका ऑपोजिट, और वन वन था फिर वन हो जाएगा यानी ट्रू हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये आसान सवाल था कि आपको स्टेटमेंट देनी है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इस तरह से आएगा। बाकी यहाँ कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन नंबर फोर को, एक्सप्रेशन नंबर फोर ये है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो एग्जाम का आंसर कितना था? फॉल्स। यहाँ में आंसर चाहिए ट्रू, तो हम सीधा लिख लें नॉट एग्जाम, यानी उसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट, तो नॉट एग्जाम। तो ये सिंपलेस्ट हो सकता है, तो आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आ जान जाता है इससे। क्योंकि उसने एक्सप्रेशन फोर को कन्वर्ट करा है, यूं उसको रेफर करना जरूरी है, वरना तो अगर ये वाली लाइन नहीं होती, खाली अगर डायरेक्ट ही पूछता तो हम डायरेक्ट स्टोर करा देते ट्रू, लेकिन एक्सप्रेशन फोर को सिंपलेस्ट तरीके से लिखने की बात की थी उसने। फिर यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया है, और प्रोग्राम कंटेन एल्गोरिथम टू आउटपुट a string to specified length containing identical characters। तो आउटपुट करे स्ट्रिंग स्पेसिफाइड लेंथ, उसके नीचे आइडेंटिकल कैरेक्टर्स होने चाहिए। द एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट द कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट द कैरेक्टर स्टोर करना है, माई जनरेट करना है स्ट्रिंग को माई चार एंड माई काउंट रिपीटेड टाइम, आउटपुट कराना है स्ट्रिंग को। तो जब आप फ्लो चार्ट बनाने जाते हैं तो जो एग्जामिनर ने स्टेप्स कहे हैं वो स्टेप्स को आप रखें, और इन स्टेप्स को आप चलाएं वैसे ही जिस तरह एग्जामिनर ने मांगा है, वैसे ही आप करते जाएं। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ। उसने कहा था इनपुट करो करेक्टर माई चार के अंदर, तो ये आ गया इनपुट पैरेललोग्राम के अंदर। फिर इनपुट किया एक इंटीजर माई काउंट के अंदर, तो अब इसमें आपने इनपुट किया माई काउंट के अंदर, वो यहाँ दो चीजें ये इनपुट करवाई हैं एग्जामिनर ने आपसे। फिर उसने कहा कि जनरेट करो एक स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई चार रिपीटेड माई काउंट टाइम, यानी यहाँ पर आपने जो करेक्टर एंटर किया था ए, और यहाँ पर जो माई काउंट एंटर किया है 5, तो आपको कुछ ऐसा करना है रिमेनिंग फ्लो चार्ट के अंदर कि एक स्ट्रिंग जनरेट कराना है जिसमें माई चार जो है वो रिपीटेड टाइम आ जाए माई काउंट में, यानी 5 मरतबा ये आ जाए। ये माई चार था और ये रिपीटेड माई काउंट टाइम आ जाएगा, ऐसा स्ट्रिंग जनरेट कराना है। अभी तो लूप से पहले तो स्ट्रिंग को खाली रखा हुआ है, उसको ब्लैंक किया हुआ है, और फिर यहाँ पर हमने उसका लूप चलाया इज माई काउंट लेस देन वन, यानी जब तक के माई काउंट क्या ना हो जाए। अब माई काउंट आपने एंटर किया है 5, तो मैं लूप चला रहा हूँ, 5 से शुरू कर रहा हूँ, जब तक माई काउंट क्या ना हो जाए मोर देन वन है, जब तक ये मोर देन वन है जब तक चलता रहे। तो ये चलाया इसने लूप, तो ये मोर देन वन है, क्या मैं बोलूँ माई काउंट जो है वो इज माई काउंट लेस देन वन, या इस तरह भी चेक कर सकते हैं अगर तो माई काउंट लेस देन वन हो जाए, अभी तो 5 है, जब लेस देन वन होगा तो रुके,
जब लेस देन 1 होगा तो रुके तो यहाँ पर आएगा, यस होने पर आउटपुट कर देगा माई स्ट्रिंग, वरना क्या करेगा, वरना कॉनकेटेनेशन करता जाएगा, ज्वाइन करता जाएगा। कॉनकेटेनेशन हो रही है, और कॉनकेटेनेशन कैसे कर रहा है, या तो अंग्रेजी में लिख दें कॉनकेटेनेशन माई चार विद माई स्ट्रिंग, या यहाँ पर इस डब्बे के अंदर आपको लिखना होगा क्या, ये लिख के दिखाएं, माई स्ट्रिंग एरो माई स्ट्रिंग में ज्वाइन करें माई चार, इसकी कॉनकेटेनेशन हो रही है। सही है। और साथ ही साथ जो काउंट वैल्यू आपने एंटर की थी 5, उसको आप माइनस करा रहे हैं, क्योंकि एक मरतबा कॉन्केटिनेट हो गया, यानी एक मरतबा ए जुड़ गया, तो इसको -1 कर दिया है, -1 हो रहा है यहाँ पे माई काउंट के अंदर, और फिर ये वापस ऊपर जा रहा है। फिर दोबारा चेक कर रहे हैं कि अभी वैल्यू 1 से छोटी है, अभी तो 1 से छोटी नहीं है, माई काउंट की वैल्यू तो अभी 4 हुई है, इसका मतलब दोबारा इधर आएगा, दोबारा इस जगह पर आएगा, ये लूप चलता जाएगा, दोबारा से कॉन्केटिनेट करेगा, फिर से जब कॉन्केटिनेट करेगा तो एक और जोड़ देगा, और फिर -1 करेगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरह ये कम करता चला जाएगा और ये लूप चलेगा। आई होप यू गॉट दैट। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन पे, जिसमें एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपने a different part of the program uses the variable start date, स्टार्ट डेट है, उसको डिक्लेयर करके दिखाओ। जब इसको डिक्लेयर करके दिखाओगे तो डिक्लेरेशन कैसे करते थे, तो आप लिखते थे डिक्लेयर, जो नाम एग्जामिनर ने दिया है वेरिएबल का वो नाम लिख दोगे स्टार्ट डेट, और इसकी टाइप बताओगे क्या रखनी है, इसकी टाइप हो जाएगी डेट। और दूसरा ये कह रहा है इसमें असाइनमेंट करके दिखाएं, किस चीज की असाइनमेंट, असाइन टू एट द डेट करस्पॉन्डिंग टू 15/11/2005, और इसमें ये डेट आपको असाइन करनी है। अब डेट असाइन करनी है तो कैसे करें, इसके लिए इंसर्ट के अंदर रेफर करना पड़ेगा, डेट वाले उसको सेक्शन को देखें, और डेट रिकॉर्ड करने के लिए सेट डेट होती थी, वो ये है सेट डेट, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर लिखें, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर लिखें और ब्रैकेट लगा दें, तो ये मेथड फॉलो करें इसके लिए सेट डेट का। सही है। तो सेट डेट आपको स्टोर कराना पड़ेगा उस वेरिएबल में, तो आप लिखेंगे स्टार्ट डेट के अंदर डाल दो, सेट डेट के अंदर डाल दो कि पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर नंबर, इस तरह से आप रिकॉर्ड कर लें तो ये डेट रिकॉर्ड हो जाएगी। दो बातें की थी एग्जामिनर ने, थी डिक्लेयर भी करवाया था आपसे और बोला साइन भी करो, तो यहाँ साइन भी किया, ये दोनों काम किया आपने। राइट, लेट मी टेक अ लुक कि कौन कौन इस वक्त ऑनलाइन है। ओह, बहुत थोड़े लोग हैं। राइट, आप क्वेश्चन पढ़ें समझे, बात करता हूँ इसकी। क्या करें ऐसे में, कस्टमर कलेक्ट पॉइंट्स एवरी टाइम दे मेक अ परचेज एट स्टोर, जब भी आप स्टोर पे जा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं स्टोर से, तो आपके पॉइंट्स बढ़ लें, पॉइंट्स आप कलेक्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम इज यूज टू मैनेज द पॉइंट सिस्टम, और एक प्रोग्राम रिक्वायर्ड है जो कि पॉइंट सिस्टम मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। द टेबल लिस्ट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, और ये टेबल जो है आपको बताएगा क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो रही है एक कस्टमर के रिकॉर्ड के लिए। नाम है, उसका नाम रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके नंबर ऑफ पॉइंट और उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये डेटा आपने डालना है। आइडेंटिफाई सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर वन कस्टमर, एक कस्टमर के लिए कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है बताइए। वैसे अगर ये नहीं बोलता ना कि एक रिकॉर्ड के लिए, तो इसके तरीके कई हो सकते थे, हम 3 1D एरे बना लेते, नेम का अलग,
पॉइंट का अलग, डेट ऑफ बर्थ का अलग। ये नहीं करते तो एक 2D एरे बन सकती थी, 3 कॉलम बनाते उसमें, मल्टीपल रोज होती, तो नेम का कॉलम, ये पॉइंट का कॉलम, फिर ये डेट का कॉलम हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ एक कस्टमर की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम रिकॉर्ड बना लें। बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड में एक ही रिकॉर्ड आता है, लेकिन कभी कभी ये कहता है कि 5,000 रिकॉर्ड डालने हैं, तो भी रिकॉर्ड की एरे बना सकते हैं, फिर इसकी एरे भी बना सकते थे। लेकिन अभी एरे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड चाहिए। इसका फायदा क्या है, क्योंकि इसमें जो होता है वो सेट ऑफ डेटा आता है, सेट ऑफ डेटा दैट बिलोंग्स टू कस्टमर। जिसका ताल्लुक एक कस्टमर से। और मजे की बात यह है कि इसमें कैन हैव डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा आ सकता है, और ये सब सिंगल वेरिएबल से एक्सेस होता है, यूजिंग सिंगल वेरिएबल। इसको आप सिंगल वेरिएबल से एक्सेस करते थे। आगे चले तो डिस्क्राइब अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कुड बी स्टोर्ड द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द कस्टमर्स। बाकी सारे कस्टमर्स का डेटा भी अगर हमें चाहिए तो क्या करें, उसी की हम 1D एरे बना लें, इसी की हम 1D एरे बना लें। सर 2D एरे में आसानी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग एक ही में तीनों एक साथ कर देंगे। देखो एरे में याद रखो, याद रखो, सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि एरे के अंदर डेटा टाइप पूरे एरे की एक ही होती है। जितने कॉलम जितनी रोज होंगी पूरे एरे की डेटा टाइप एक ही होगी, सेम। आपको सब कुछ स्ट्रिंग रख के स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। डिफरेंट डेटा टाइप का तरीका यही हो सकता है, या तो आप 3 अलग अलग एरे बनाओ, अलग अलग डेटा टाइप रखो, या फिर रिकॉर्ड बनाओ। बेस्ट है, रिकॉर्ड में डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं, और रिकॉर्ड की 1D एरे बना लो। सर एक वो भी होता था ना, जो हम लोग वो करते थे, हम लोग डेटा टाइप भी बना लेते थे। हाँ, ये खुद ही की डेटा टाइप बनाइए ना, रिकॉर्ड, बस ये वही सही है। है। और फिर सही। उसकी एरे, रिकॉर्ड डेटा टाइप खुद की बनाएंगे, और फिर उसकी एरे। जो मैंने आपको सिखाया था वो कुछ इस तरह का काम करना सिखाया था। सीडो कोड में अगर हमें ये काम करना है तो हम लिखते हैं टाइप कस्टमर्स, डेटा टाइप बना रहे हैं खुद की, तो उसको कैपिटल में लिख रहा हूँ कस्टमर्स, और फिर उसके अंदर हमें डिक्लेयर करना है नेम को स्ट्रिंग करना है, फिर डिक्लेयर करना है, पॉइंट्स रख लेता हूँ, इंटीजर हो जाएगा। और डिक्लेयर कर रहे हैं हम डेट ऑफ बर्थ को DOB कर लेता हूँ, डेट हो जाएगा, और फिर एन टाइप कर लेते हैं। फिर हमने देखा था कि इसको अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे आप दूसरे तमाम चीज़ों के वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसका भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे हम करते थे एक्स कॉलन इंटीजर, तो यहाँ पर हम इंटीजर की जगह अपनी डेटा टाइप का नाम रखेंगे, जो नाम हमने रखा था कस्टमर्स, और यहाँ पे वन कस्टमर, मैनी कस्टमर, वन कस्टमर के नाम से वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल को आप इस तरह रख लो, वन कस्टमर, या सिर्फ कस्टमर भी नाम रख सकते हो, क्योंकि यहाँ कस्टमर्स है तो यहाँ कस्टमर रख रहे हैं आप। तो जो कुछ ऊपर था वो सब इसमें आ गया है। लेकिन एग्जामिनर यहाँ कह रहा है यहाँ पे ज्यादा रिकॉर्ड चाहिए अब कस्टमर के, तो क्या करें, इसी की एरे बना दे, फिर इसी की एरे बना दे। तो यहाँ पर फिर आप इसको रखेंगे कॉलन एरे ब्रैकेट 1 कॉलन 1000 ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर्स के रिकॉर्ड की एरे बन रही है,
कस्टमर्स के नाम से। फिर मैं आपसे बोलूं चेंज करके दिखाओ, मुझे नाम को चेंज करना है तो कैसे करेंगे? आपको बताना पड़ेगा कौन से वाले इंडेक्स को चेंज करना है। इंडेक्स नंबर 1 के नाम को चेंज करना है, और इसको अगर इनपुट करा लोगे तो इनपुट हो सकता है। इस तरह तीनों चीजों को चेंज करना है। इंडेक्स 1 की नाम चेंज हो रहा है, फिर इंडेक्स 1 का पॉइंट चेंज हो रहा है, फिर इंडेक्स 1 के डेट ऑफ बर्थ चेंज हो रही है। फिर मैंने कहा था यार इस तरह तो ये भी आप समझें। इसमें हमारे पास एक कॉलम हो नेम का, एरे जो बनी है वो इस तरह बनी है, एक नेम का कॉलम है। एक्चुअली फील्ड है ये, जो एरे बनी है वैसे बनी है, नेम है, फिर पॉइंट्स है, फिर डेट ऑफ बर्थ है। ये कॉलम नहीं है, ये फील्ड्स हैं। 1D एरे बनी है। 1D एरे जब बनती है तो इंडेक्स होता है लाजमी। 2D एरे में भी होता है। 1D एरे में सिर्फ रोज होती हैं, कॉलम नहीं होते। कॉलम की जगह उसके नाम होते हैं फील्ड के। और इस तरह अगर मैंने बनाया है 1 से लेके 1000 तक का, तो ये पूरा एक टेबल क्रिएट हो गया 1000 तक का। इस टेबल में मैं जो चेंज करने जा रहा हूँ, रो नंबर 1 के अंदर चेंजेस आई हैं। रो नंबर 1 का नाम इनपुट पूछ रहा था, आपने लिख दिया अली। पॉइंट पूछे तो आपने लिख दिया 67। डेट ऑफ बर्थ लिखा था 1-1-0 8। तो अभी तक तो एक रिकॉर्ड आया, अब दूसरा रिकॉर्ड डालना है तो क्या करें? तो इस तरह करना पड़ेगा, फिर इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 2 फिर दूसरा रिकॉर्ड इनपुट देगा, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। 1000 मरतबा इस तरह सेट डालें तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है कि इसका भी एक लूप चला लें, डिक्लेयर आई या इंडेक्स कॉलन इंटीजर, और यहाँ पे लूप लगाएं फॉर इंडेक्स 1 to 1000, 1 से लेके 1000 तक का लूप चलाया। और उसके बाद यहाँ पर 1 लिखा था, 1 की जगह पे लिख दोगे आप इंडेक्स। तो पूरा 1000 के टेबल जो है आपसे इनपुट पूछेगा ये। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लें, या मैं आपके क्लास के ग्रुप्स पे डाल देता हूँ। तो हम यहाँ से चले थे, ये क्वेश्चन था नहीं, लेकिन अगर आ जाता तो आपसे रिकॉर्ड बनवा सकता है, आपसे एरे क्रिएट करवा सकता है, आपसे उसमें एंट्रीज करवा सकता है इस तरह। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कस्टमर रिसीव पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दे स्पेंड। ऐसे इम्तियाज पे होता है, जैसे आप जाते हैं जितनी सेल कर, जितनी परचेज करते हैं, जितने का बिल बनता है उसके अमाउंट के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट डिपेंड ऑन द बैंड दैट द अमाउंट फॉल्स इनटू। तो आपके पॉइंट जो है वो बैंड पे डिपेंड कर रहे हैं कि आपके जितना वो बैंड में फॉल करेगा उसके हिसाब से आपको पॉइंट एलोकेट किए जाएंगे।
अगर आपने $10 की शॉपिंग की है तो 5 पर होल डॉलर, आपको 5 पॉइंट मिलेंगे $1 पे। और 10 to 100 अगर है इंक्लूसिव तो आपको 7 पर होल डॉलर, पर डॉलर के हिसाब से आपको 7 पॉइंट मिलेंगे। इस रेंज में अगर है तो इतने पॉइंट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द अमाउंट इज 99.77, द अमाउंट इज इन बैंड 2। बैंड 2 में आ रही है क्योंकि ये 100 से कम है, ये वाला तो नहीं है। 10 से कम होता है, ये भी नहीं है। तो 10 और 100 के दरमियान में, क्योंकि 99.77 है, इसको क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉइंट इस तरह कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आपके जितने पर डॉलर सेल है, पर डॉलर परचेज, यानी इसमें डेसिमल को छोड़ दें, टोटल आपने $99 पर की सेल की है उनकी, तो 99 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, यानी हर डॉलर पे, हर कंप्लीट डॉलर पे आपको 7 पॉइंट मिल रहे हैं। तो इस तरह आपके इतने पॉइंट्स बनेंगे। अब द एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द पॉइंट, एक एल्गोरिथम चाहिए जो पॉइंट कैलकुलेट कर दे फ्रॉम अ गिवन अमाउंट इज एक्सप्रेस एज फॉलोस। गिवन अमाउंट जो भी है उसके हिसाब से वो खुद ही बैंड भी चेक करे और कैलकुलेट कर दे नंबर ऑफ पॉइंट्स। अप्लाई करना है आपको। एल्गोरिथम तो सादा अंग्रेजी में होता है, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले कुछ चीजें फिक्स कर दें कि बैंड 1 अगर है तो बैंड 1 के लिए पॉइंट जो होंगे वो 5 पर $4 है, तो 5 पॉइंट पर होल डॉलर। तो इसको आप कहीं स्टोर करा दें पहले से, 5 पॉइंट मिलेंगे या 7 पॉइंट मिलेंगे या 10 पॉइंट मिलेंगे। यानी इसके लिए मैं अंग्रेजी में लिखूंगा कि कांस्टेंट शुड बी डिफाइंड इन द प्रोग्राम टू रिकॉर्ड द पॉइंट, टू होल्ड द पॉइंट्स। अगर मुझे करना पड़ जाए ये काम, तो कांस्टेंट बनाने पड़ जाए, तो कैसे बनाएंगे। कांस्टेंट बना रहे हैं आप, कांस्टेंट बैंड 1, बैंड 1 के जो पॉइंट है वो कितने हैं, वो 5 पॉइंट है, तो 5 डाल दिया आपने। इस तरह कांस्टेंट बैंड 2 के कितने हैं, बैंड 2 के 7 पॉइंट्स हैं, और बैंड 3 के जो है 10 पॉइंट है। इसका फायदा ये होगा, जब कभी फ्यूचर में अगर चेंज करने को भी बोला तो सिर्फ यहाँ चेंज करोगे, 5 की जगह 3 करने। और इसका फायदा ये होगा कि जब आपको आगे जाके चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यार अमाउंट की रेंज कितनी है, उसका कई तरीके हो सकते हैं कि आपने अमाउंट एंटर किया, एंटर अमाउंट, के बाद मैच करोगे आप कि अगर अमाउंट लेस देन 10 हो, देन क्या करना है। मान लेते हैं कि जो आपकी सेल हुई है वो ये $7.8 की, तो वो अगर फिक्स डॉलर को चेक करना है, आपने पर डॉलर के हिसाब से पॉइंट देने हैं, तो 7 को मल्टीप्लाई करना है, किससे, बैंड 1 से कर लो, और ये पॉइंट्स की कैलकुलेशन हो रही है तो पॉइंट्स में स्टोर करा दो। इस तरह ये एक इफ कमांड हो गई। इस तरह दूसरी इफ कमांड लगा सकते हैं या मर्ज करके भी लिख सकते हैं। सर केस हमें कमांड स्यूडो कोड नहीं लिखना है, हमें स्यूडो कोड नहीं लिखना है। अगर लिखना होता तो ऐसे लिखते हैं, हमें तो एल्गोरिथम लिखना है। जी बेटा, आप कुछ कहना चाहते हो। सर क्या हम केस कमांड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, केस कमांड भी यूज कर सकते हैं, केस कमांड भी यूज कर सकते हैं। अगर केस कमांड यूज करते तो केस ऑफ अमाउंट लिखते, और उसके बाद यहाँ पर लिखते लेस देन, अगर 10 हो, ज्यादा आसान हो जाती बात। पॉइंट्स फिर क्या आएंगे, फिर पॉइंट्स आपको इस तरह कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एरो बैंड 1 मल्टीप्लाई बाई INT, इंटीजर वैल्यू ऑफ अमाउंट, क्योंकि हम पॉइंट वैल्यू नहीं ले रहे हैं। और इस तरह फिर आप दूसरी रेंज चेक करते हैं, फिर तीसरी रेंज चेक करते हैं। लेकिन ये जब करते हैं जब स्यूडो कोड बोलता है लिखने को। अभी तो उसने बोला कि एल्गोरिथम लिखना है, तो अंग्रेजी में स्टेप्स लिखने हैं ये सारे, तो बड़ा आसान है।
पहले तो उसने बोला कांस्टेंट डालो या वेरिएबल में कहीं स्टोर करा लो सारे थ्रेशोल्ड, वर्क आउट द बैंड अमाउंट मैप्स टू, फिर आपने कोई इफ कमांड से चेक करना है किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वर्क आउट ऑल द बैंड अमाउंट मैप्स टू, सारे बैंड्स को चेक करना है और राउंडेड वैल्यू निकालनी है अमाउंट की, कैलकुलेट द राउंडेड वैल्यू ऑफ अमाउंट, पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं राउंडेड वैल्यू और फिर पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है आपने राउंडेड अमाउंट से और आउटपुट कर देना है एंड के अंदर। तो ये स्टेप्स आपको अंग्रेजी में लिखने हैं, लेकिन वैसे अगर बोलता तो फिर आप इसको इस तरह चेक कर लेते, दूसरी रेंज चेक करते और दूसरी रेंज इसकी क्या थी, दूसरी रेंज उसने बताया था कि 10 से ज्यादा हो और 100 के अंदर हो, तो मोर देन 10, और मोर देन इक्वल्स टू 10 अगर है तो लिख दोगे मोर देन इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 100 अगर है। इन सब कंडीशंस को एक साथ अलाइन करके लिखे तो ज्यादा बेहतर लगेगा फिर ये। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ये बैंड 1 से किया था, ये बैंड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर तीसरा आपने करना है कि अगर 100 से ऊपर है फिर क्या करें, फिर बैंड 3 से करना है। सब इवैल्यूएशन हो गई, ये एंड केस हो गया और यहाँ जाके आउटपुट हो गया पॉइंट्स, टोटल पॉइंट जो बने। यहाँ पे लिख भी सकते हैं टोटल पॉइंट्स, कॉमा लगा दो ऐसे लिख दो तो हेडिंग भी साथ आएगी। यहाँ से आगे चलते हैं तो कहते हैं रिप्लेस का फंक्शन बनाना है जिसमें 3 स्ट्रिंग ले, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर, और फॉर्म कर दे एक नया स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि एक रिप्लेस का फंक्शन इस तरह से बने कि रिप्लेस हो, रिप्लेस में मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग डाला पाकिस्तान, पाकिस्तान में मैंने डाला फिर ए, और ए को मैंने रिप्लेस करना है किससे, स्टार से। जैसे तो पाकिस्तान में ए ढूंढे, यहाँ पर ए आया है और यहाँ पर ए आया है। कहता है फॉर्म न्यू स्ट्रिंग, एक नया स्ट्रिंग बनाए फ्रॉम दी ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग को यूज करे यानी इस पाकिस्तान को यूज करे, वेयर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग आर रिप्लेस बाय अ न्यू कैरेक्टर, और उसके अंदर तमाम ओल्डर कैरेक्टर ए को रिप्लेस कर दे नए कैरेक्टर स्टेरिक से और रिटर्न कर दे वो नया स्ट्रिंग। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह कि पाकिस्तान में ए की जगह यहाँ पर आ जाएगा स्टार, और फिर स्टार और फिर एन, इस तरह ये रिटर्न कर दे। तो आपको स्यूडो कोड अगर यूज करना है तो रिप्लेस का फंक्शन आपको बनाने के लिए हेडर लगाना पड़ेगा फंक्शन रिप्लेस। ये फंक्शन 3 चीजें इनपुट ले रहा है, जैसे कि ओल्ड स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, कॉमा ओल्ड 4, पुराना कैरेक्टर कौन सा था वो 4, और फिर न्यू 4 आपको क्या रखना है उसको बदल के, और फिर इसको रिप्लेस करना है, रिटर्न कराना है इसको, तो रिटर्न स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ करना है एंड फंक्शन, जिसको कुछ नहीं आता। अगर ये 6 नंबर का सवाल है तो आप बिलीव करें 2 नंबर तो आपको मिल जाएंगे ये काम करने से। फंक्शन को तो आप कॉल करते हैं, जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप इस तरह से कॉल करेंगे जैसे मैंने ये लाइन लिखी है, बस यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा शुरू में या कोई वेरिएबल आएगा
अगर वेरिएबल लिख रहे हो तो फिर एरो लगाना पड़ेगा। इस तरह से फंक्शन कॉल होता है। जब फंक्शन कॉल होगा तो ये इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। ये वाला पाकिस्तान इसमें डाल देगा न्यू स्ट्रिंग में, ए इधर डाल देगा ओल्ड करेक्टर में, और स्टार इधर डाल देगा न्यू करेक्टर में। अब क्या करें ऐसा इसको रिप्लेस करने के लिए? तो इसको रिप्लेस करने के लिए समझे बात को कि हमने लिखा है पाकिस्तान, पाकिस्तान में ए की जगह स्टार डालना है, तो आप इस तरह तो नहीं डाल सकते। आपने इस पाकिस्तान को तोड़ना होगा, पहले एक एक लेटर को अलग करना होगा, PAKISTAN। तो उसमें ग्रेवा लेटर करेंगे ना लेंथ के लूप के बाद। बिल्कुल। और इसमें एक एक लेटर को आपने तोड़ने के बाद मैच करना होगा, क्या ये ए है, नहीं है, आगे बढ़ो, क्या ये ए है, अगर ए है आपने इसको रिप्लेस करना होगा। यानी पी ए नहीं था, ये ऊपर वाला तो ए के बराबर नहीं था, ऊपर वाला कंपैरिजन किया, क्या ये ए है, नहीं है, तो आपने न्यू स्ट्रिंग में पी को जोड़ दिया। फिर इसको चेक किया, क्या ये ए है, हाँ जी ए है, तो इसको आपने न्यू स्ट्रिंग में पी के बाद स्टेरिक के साथ जोड़ दिया। फिर इसको चेक किया, क्या ये ए है, नहीं है, तो आपने न्यू स्ट्रिंग में स्टेरिक के बाद के को जोड़ दिया। तो ये न्यू स्ट्रिंग बना रहा है साथ साथ। ये न्यू स्ट्रिंग है, न्यू स्ट्रिंग फॉर्म हो रहा है साथ साथ। और न्यू स्ट्रिंग जो होता है ना वो एक वेरिएबल में फॉर्म होगा। ये एक वेरिएबल एक बॉक्स की तरह है। ये एक बॉक्स की तरह होगा। अब इतना कॉमन सेंस आपको पास होना चाहिए कि आपको इसके अंदर स्टोर कराते जाना है, पी स्टार के, इस तरह एक एक लेटर बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा, उसके लिए क्या कमांड होगी? उसके लिए जो कमांड होगी वो होगी न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट, जैसे करते थे एरो, फिर न्यू स्ट्रिंग। इसमें जोड़ना है आपने, प्लस कर सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, और न्यू चार, न्यू चार डालना है आपने। कब डालना है? जब वो मैच करेगा उस वक्त, हर वक्त नहीं, जब मैच करेगा उस वक्त। वरना न्यू स्ट्रिंग में ओल्ड चार, दो बातें करनी है, इसमें ओल्ड चार डालना है या न्यू चार डालना है। ये दो लाइनों में से कोई एक लाइन चलानी है। कब? इफ कमांड में लिखनी होंगी आपको ये दोनों लाइन है कि अगर वो ओल्ड करेक्टर, अगर ये मैच कर जाए, ग्रैब जो हुआ है, अगर वो ग्रैब किया करेक्टर जो आपने ग्रैब किया होगा, अगर ग्रैब किया करेक्टर बराबर हो जाए किसके, बराबर ना हो ए के, तो फिर ये काम करे, और बराबर हो जाए तो ये काम करे। इसके लिए पूरा एक लूप चलाना पड़ेगा, पी से लेके उसके एन तक। हमें थोड़ी मालूम है कि उसने बच्चे ने, जो जो भी यूजर है उसने पाकिस्तान एंटर किया या कुछ और। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। बड़ा आसान सा प्रोग्राम है ये, हमने ऐसा प्रोग्राम बहुत बनाया। एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर आई या इंडेक्स कॉलन इंटीजर। एक ग्रैब करने का बना लेते हैं, ग्रैब करना भी कहते हैं उसको, नेक्स्ट चार भी कहते हैं, एग्जामिनर उसका नेक्स्ट चार बोलता है। नेक्स्ट चार बोलो या ग्रैब बोलो, इसको चार रखना है इसकी टाइप। फिर लूप चलाना है पूरे स्ट्रिंग तक का, फॉर इंडेक्स वन से चलेगा उसकी लेंथ तक, लेंथ ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग। जिसको नहीं आता आगे काम वो नेक्स्ट कर ले, इसको खत्म करे। और ये पता है कि यार इसने रिटर्न करना है न्यू स्ट्रिंग। जिसको कुछ नहीं आता वो इतना काम भी कर दे, तो अगर 7 नंबर का सवाल है तो समझो 4 नंबर तो मिल गए, कुछ ना आने पर भी। और जिसको आता है वो आगे कंटिन्यू करेगा, या वो लेटर ग्रैब करेगा, नेक्स्ट चार, नेक्स्ट चार ग्रैब करके लेकर आए यहाँ पर। कैसे ग्रैब करते हैं? मिड का फंक्शन लगा करके। मिड कहाँ से ग्रैब करना है? ओल्ड स्ट्रिंग में से, वो जो पैरामीटर में ओल्ड स्ट्रिंग,
ओल्ड स्ट्रिंग में से इंडेक्स की पोजीशन से, इंडेक्स की पोजीशन से कौन सा लेटर इंडेक्स लेटर? ये ग्रैब करें, सर इंडेक्स से तो एक ही लेगा ना? इंडेक्स से एक लेगा, यहाँ पे 1 लिखना है, सॉरी। अब ये काम कैसे करेगा? यहाँ पे डाला था पाकिस्तान, कैपिटल में या स्मॉल में, जैसे भी रखा आपने। वैसे केस सेंसिटिव है या नहीं है, ये बात भी देखनी चाहिए हमें। अगर आप इसको हर तरह से डील करना चाहते हैं तो इसको आप इसको केस पे कन्वर्ट कर देंगे, अपर केस पे। अपर केस में लगाने के लिए जो फंक्शन होता है, हमें जो दिया एग्जामिनर ने वो यही दिया है बस। टू अपर, टू अपर, टू अपर कर दें। इसको आप टू अपर कर दो, तो ये हो गया कन्वर्ट अपर केस में। डायरेक्ट फिर कैपिटल लेटर ही आप मैच करोगे। अब ये काम ऐसे करेगा, वैसे तो मैं बहुत जल्दी से लिख देता, लेकिन समझाने की वजह से टाइम लग रहा है। अभी हमने अपर तो वो कर लिया वहां पर, टू अपर तो आपको पता है किस तरह होगा, मैंने करके बता दिया आपको। ये जो लूप चलेगा 1 से लेके इसकी लेंथ तक चलेगा, यानी 8 तक। पहली बार इसकी वैल्यू होगी मिड की 1, इंडेक्स की वैल्यू होगी 1। ओल्ड स्ट्रिंग में जाएगा, मतलब इसमें पहली पोजीशन पे जाएगा। पहली पोजीशन ये है, एक ग्रैब करके लाएगा, मतलब पी उठा के लाएगा, और पी को कैपिटल कर देगा क्योंकि अब हमने वो चेंज कर दिया है। और मैच करेगा इसको आगे जाके। अब हमने मैचिंग करानी है, क्या ये ए है, ये काम करना है। इस तरह जब इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी, नेक्स्ट को +1 करके भेजेगा, 2 होगी तो दूसरी पोजीशन से एक उठा के लाएगा ए, फिर इसको ए के साथ मैच कराना होगा। ये इस तरह काम करेगा। इफ नेक्स्ट 4 अगर इक्वल हो ओल्ड 4 के, देन क्या करना है फिर? अगर ए मिल गया उसको तो ये वाली लाइन चलानी है कॉन्केटेशन में। वरना दूसरी लाइन चला लो। वरना सर जैसे ओल्ड 4 था वही ज्वाइन कर देंगे। सर इसमें जी, न्यू स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे ना? न्यू स्ट्रिंग डिक्लेयर कर भैया। जितने वेरिएबल आप लेते जाओगे वो आप डिक्लेयर करते जाओगे, ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दिया करो। इस तरह ये कंप्लीट हो गया। अब इसके ऑल्टरनेट तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के। एग्जामिनर ने इसको कैसे बनाया है? खाली वेरिएबल डिफरेंट है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। थोड़ी सी लॉजिक भी चेंज किया इसने। अगर मैच कर गया तो उसने 4 2 उठा लिया, वरना पुराना करेक्टर जो ग्रैब किया था वो वैसे का वैसे ही शिफ्ट करा दिया उसने। उसने ऐसे किया। माइनर सा डिफरेंस है इसके और मेरे प्रोग्राम में, दोनों तरीके से हो सकते हैं। सर ये न्यू स्ट्रिंग में फिर उसने स्पेस क्यों दी हुई है ऊपर जो उसने करा है इंडेक्स के ऊपर?
हाँ, वो इसलिए कि ये जो वेरिएबल है ना न्यू स्ट्रिंग, उसने इसमें कुछ रखने से पहले इसको खाली कराया है, ब्लैंक किया है इसको। बॉक्स है ना, इसमें कुछ डेटा जाके हमें ज्वाइन करके डालना है, लेटर बाय लेटर ऐड करते जाने हैं, तो उसने मेक श्योर किया पहले इसको खाली कर दिया ब्लैंक। सही है, ठीक है। यस सर सही है। तो यार अभी तक 4 सवाल हुए, देखते हैं कुछ स्पीड पकड़ते हैं। Several companies are developing website to market a new type of game console. The company that is first to create the website that can demonstrate interactive features of the game console will have an advantage over the others. The requirements for the website are likely to change as more information about the features of the consoles are made available. One company has decided to develop their website using a program development life cycle based on waterfall method. Give 2 reasons why this may not be the most appropriate model to use this. इस केस में वाटरफॉल का इस्तेमाल करना क्यों ज्यादा बेहतर नहीं होगा। कहता है वाटरफॉल के अंदर जो रिजल्ट आपको मिलते हैं ना, वो इस तरह 3 स्टेजेस थी, अगर आपको याद होगा। एक से दूसरे में जाते हैं, फिर एंड तक पहुंचोगे तो बहुत देर के बाद आपको रनिंग सॉफ्टवेयर मिलता है। तो नो वर्किंग सॉफ्टवेयर, आपके पास कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं होता शुरू से, बहुत एंड में जाके आपको वर्किंग सॉफ्टवेयर मिलता है। इस तरह ये लाइफ साइकिल जो होता है ये स्लोअर मेथड हो जाएगा ये, और इस तरह ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा, और इसके अंदर आपको क्लाइंट के साथ फीडबैक बार बार लेना है, उसका इन्वॉल्वमेंट रखना, बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह बनाने पड़ेंगे क्योंकि डिजाइन फेज वगैरह सारे फेजेस होते हुए जाना है। जबकि अगर काम को क्विकली करना होता है तो मैंने एक और तरीका बताया था जो कि था रेड। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें प्रोटोटाइप बनती थी, उसमें डायरेक्ट रनिंग सॉफ्टवेयर बनता है, क्लाइंट को दिखा देंगे शुरू की स्टेज पे, अगर चेंजेस चाहता है तो कर भी सकते हैं। इस तरह वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो मोर अप्रोप्रिएट ये था रेड, रैपिड एप्लीकेशन। या वो कह रहा है दूसरी चॉइस है आइटरेटिव। तो पहले क्योंकि उसने एक हमें ऑप्शन खुद बता दिया था, देखो हम दोनों तरह से बातें कर सकते हैं। अगर हमें बोलता है वाटरफॉल मेथड क्यों अप्रोप्रिएट है, ये भी तो सवाल कर सकता था क्यों अप्रोप्रिएट है। हाँ, उसके अंदर बहुत डिटेल डिस्कशन होता है, उसमें बहुत ही आप एक एक स्टेप को गौर से देखते हैं, क्लाइंट के साथ अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ गलत नहीं होता। शुरू से इसको ग्रेजुअली आप कॉन्फिडेंस में लेके चल रहे होते हैं, दोनों टीमों का इंटरेक्शन हो रहा होता है। यू नो आप इसको पॉजिटिव भी दिखा सकते हो और नेगेटिव भी दिखा सकते हो। या एग्जामिनर ने आपको कहा था क्यों ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपने उसको इस तरह बता दिया। बाकी के 2 टाइप्स जो बची, 2 और टाइप्स कौन सी पड़ी थी, वो ये पड़ी थी, तो उनके नाम लिखने थे। अगर यहाँ रेड की बात करता तो हम बाकी 2 के नीचे नाम लिख देते। इसी पे ही सवाल आता है हमेशा, ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। The website has been running in the test mode for several weeks. कई हफ्ते से आप उसको चला रहे हैं। Identify and describe the final stage. अब final stage पे आप पहुंच रहे हैं। Should take place before the website is made available to all the customers. तो तमाम कस्टमर्स तक पहुंचने से पहले उसको बताएं किस तरीके से उसको भेजना, टेस्ट करना बेहतर है। तो आप बीटा टेस्टिंग कर लें। बीटा टेस्टिंग एक तरह का ट्रायल वर्जन होता है। टेस्टिंग इज कैरिड आउट विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर लें और उसके साथ बीटा टेस्टिंग कर लें, उनको एक्सेस दे दें, वो चला के देखेंगे, जहां जहां प्रॉब्लम होगा वो आपको रिपोर्ट करेंगे, उसको आप उनके फीडबैक लेते जाएं ताकि आप उसको फिक्स करते चले जाएं। सही है, तो ये बीटा टेस्टिंग होती है। सर अल्फा टेस्टिंग भी तो कर सकते हैं ना। अल्फा टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अल्फा टेस्टिंग होती थी लास्ट मोमेंट में, टेस्टिंग एट एन 11:59, टेस्टिंग एट ए लास्ट मोमेंट। सही सर। लेकिन आपको डिस्क्राइब अच्छे से करना आना चाहिए हर एक चीज को। अभी जो मैंने मॉक के पेपर हुए हैं उसमें इसमें इतना आसान क्वेश्चन एक दिया था कि राउटर क्या करता है।
पता नहीं क्या क्या कहानियां लिख रहे हैं बच्चे उसमें। मैंने इसकी एग्जाम्पल ऐसे दी थी भाई, क्रिकेट एक गेम होता है, खेलने वाले को क्रिकेटर कहते हैं। तो राउट एक रास्ता होता है, राउट एक रास्ता होता है। जैसे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से इधर जाना है, इधर से उधर जाना है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो इसके बहुत सारे पॉसिबल रूट्स हैं। तो राउटर राउट सिलेक्शन करता है, बेस्ट ऑप्टिमल पाथ बताता है आपको कहाँ से डेटा भेजना चाहिए। फिर बात अगर लोकल एरिया नेटवर्क की हो रही है तो बिल्कुल उसमें भी यूज हो सकता है। जितने कंप्यूटर्स हैं उस सबके आईपी एड्रेसेस वगैरह जो है वो राउटर के पास होते हैं, लिस्ट होती है, और राउटर आपको वैन पे भी ले जाता है। तो बाहर से आने वाला जितना भी डेटा होता है वो सारा यहाँ पहुंच रहा होता है, राउटर के पास तमाम लिस्ट होती है आईपीस की, वो डिलीवर कर रहा होता है एक पर्टिकुलर लेन पे। मगर उस तरीके से आंसर नहीं करा बच्चों ने जिस तरीके से मैंने सिखाया था। मैंने तो पैकेट स्विचिंग बहुत डिटेल में सिखाई थी। खैर एनीवेज, हैपेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सॉफ्टवेयर है, सपोर्ट कर रहा है अप टू 6 यूजर, 6 यूजर को सपोर्ट कर रहा है। स्पीच फ्रॉम ईच यूजर इज सैम्पल्ड, हर यूजर की स्पीच को सैम्पल किया गया है और डिजिटाइज किया गया है। यानी जो वो बोल रहे हैं उसको डिजिटाइज किया गया है, उनके साउंड को रिकॉर्ड किया गया है, एंड डिजिटाइज वैल्यूज आर स्टोर्ड, और इनके डिजिटाइज वैल्यूज को सैंपल एरे में रिकॉर्ड किया गया है। द एरे सैंपल कंसिस्ट ऑफ 6 रोज एंड 128 कॉलम। तो 6 by 128 की एरे बन रही है, इसका मतलब 2 डायमेंशनल एरे है। टाइप ऑफ इंटीजर, उसकी टाइप इंटीजर है। ईच रो कंटेन्स 128 डिजिटाइज साउंड सैंपल्स फ्रॉम वन यूजर, हर यूजर से टोटल 128 साउंड सैंपल लिए जाएंगे। तो रोज होंगी इसमें 128, कॉलम्स हैं और रोज 6 हैं, रोज 6 है। तो 6 यूजर है और 128 इसकी जो है वो और टोटल सैंपल लिए गए हर यूजर से। के बाद कहते हैं डिजिटाइज साउंड सैंपल फ्रॉम ईच यूजर आर टू बी प्रोसेस, उन तमाम साउंड वैल्यूज को प्रोसेस करना है, प्रोड्यूस सिंगल वैल्यू, ताकि एक सिंगल वैल्यू हमें मिल जाए। 1D एरे विल बी स्टोर्ड इन 1D एरे, और उसको एक अलग 1D एरे में डालना है। प्रोसेस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोसीजर मिक्स, और उसके लिए एक अलग प्रोसीजर लिखना है, मिक्स। कैलकुलेट करना है एवरेज, कैलकुलेट करना है एवरेज, और एवरेज जो है वो इसने 1D एरे बनाया। 1D एरे का जो इंडेक्स 1 है उसको यहाँ दिखाया है, फिर इंडेक्स 2 को यहाँ दिखाया है, फिर इस तरह इंडेक्स 3 दिखाया है, फिर इंडेक्स इस तरह से 126 इंडेक्स होगा इस तरह। इस पूरे का एवरेज यहाँ पर आ जाएगा, इस पूरे का एवरेज इधर आ जाएगा। ये काम आपके लिए कौन करेगा? ये मिक्स करेगा। कैसे करेगा? कैलकुलेट करेगा एवरेज ऑफ 6 साउंड सैंपल्स, इन 6 साउंड सैंपल्स वैल्यूज का एवरेज निकालेगा। मगर आगे कहता है इग्नोर द साउंड सैंपल वैल्यूज लेस देन 10, इसमें अगर कोई 10 से कम होती, जैसे यहाँ 4 लिखा होता, तो उसको इग्नोर कर दे, बाकी के वैल्यूज का एवरेज निकाल ले। स्टोर द एवरेज वैल्यूज इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन इन रिजल्ट, जो इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन थी दूसरे एरे में, वन वन इंडेक्स पे यहाँ डाल दे इसका एवरेज निकाल के, एंड रिपीट करे इसको तमाम कॉलम्स के लिए इसी तरह, हर कॉलम्स के लिए आगे इसी तरह काम को रिपीट करे। तो ये काम आप कैसे करेंगे? ये काम करने के लिए वक्त को बचाते हुए मैं बात कर रहा हूँ। इसने लूप चलाया 1 to 128 का, इसलिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लूप चला रहा है, 1 से 128 का, इतने कॉलम्स हैं। और डबल लूप चलेगा तो रॉ का लूप भी चला रहा है फिर, और रॉ का लूप उसने फिर ये चलाया। यानी पहली बार जब ये लूप चलेगा उसकी वैल्यू होगी 1, अंदर वाला लूप 6 मरतबा चलेगा। फिर जब ऊपर वाला लूप सेकंड टाइम चलेगा फिर अंदर वाला लूप 6 मरतबा चलेगा। इस तरह ऊपर वाला लूप 128 टाइम्स चलेगा। अब ये कर क्या रहा है, थोड़े और बेहतर तरीके से ग्राफिकल तरीके से आपको अगर समझाऊं, ये डायग्राम उठानी पड़ेगी मुझे यहाँ से। साथ ही साथ प्रोग्राम का ये वाला पार्ट उठा लिया मैंने।
जब ये कह रहा है 1 to 6, ये इसको कंट्रोल कर रहा है 1 to 6। जब ये कह रहा है 1 to 128 ऊपर वाला लूप, ये इसको कंट्रोल कर रहा है तमाम कॉलम्स के नंबर को। अब पहली बार ये इंटर होने जा रहा है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो इसका मतलब है यूजर भी 1 है, सैंपल भी 1 है, 1,1। तो 1,1 का मतलब ये देखो 1,1 दोनों एड्रेसेस 1,1 कौन सा है, वो ये वाला है। क्या ये वैल्यू मोर देन 10 है? तो फिर क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं +1 और इसको उठा के डाल रहे हैं टोटल के अंदर, टोटल में डाल रहे हैं इसको। अभी तो पहली वैल्यू टोटल हुई है, कहाँ से उठाया उसने, दिस यूजर से, यानी 1,1 से उठा लिया इसने और टोटल में डाल दिया। ये काम करने के बाद अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है। अब यूजर की वैल्यू हो गई है 2, तो जब इधर आएगा तो यूजर हो गया 2 और ये हो रहेगा 1 ही, क्योंकि ये ऊपर वाला लूप की वैल्यू है 1। याद रहे डबल डायमेंशनल एरे में मैंने आपको बताया था, जो भी एरे होता है जैसे डेटा है, इसमें दो वेरिएबल है x, y। जो पहला वाला होता है ना, वो रॉ के लिए होता है, दूसरा वाला कॉलम के लिए होता है। अब यहाँ पर तो रॉ है 2, तो रॉ नंबर 2 का कॉलम नंबर 1, तो ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, इस वैल्यू को लेगा, चेक करेगा मोर देन 10 है, ये भी मोर देन 10 है, तो फिर काउंट +1 करेगा और इसको भी उठा के, यानी इस वैल्यू को उठा रहा है, सेम वैल्यू को, यानी दूसरी रॉ की इस वैल्यू को उठा रहा है और इसको उठा के टोटल के अंदर डाल रहा है। तो इस तरह पुराना वाला टोटल, नया वाला टोटल, 20 + 20 40 हो चुका होगा। फिर ये ऊपर जाएगा, दिस यूजर की वैल्यू 3 करेगा, उसके बाद ये अंदर आएगा तो तीसरी वैल्यू को चेक करेगा, इसको, और वो भी 20 से बड़ी है, 10 से बड़ी है, तो ये +1 करेगा और इसको भी तीसरी वैल्यू के, तीसरी वैल्यू को अब उठाने के लिए जाएगा, तो इसको टोटल में डाल देगा। तो पुरानी वैल्यू 40 पड़ी थी, टोटल में 40 + 20, इस तरह से 60 हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा कॉलम का टोटल करेगा 6 मरतबा। जब ये चल जाएगा लूप, तो ये लूप खत्म होगा, फिर ये लूप खत्म होगा। अब जब ये लूप खत्म होगा तो क्या होगा, देखते हैं। ये सारी वैल्यूज का टोटल आ चुका होगा टोटल वेरिएबल के अंदर, तो इस लूप से बाहर आया। जब बाहर आया तो टोटल को डिवाइड कर रहा है काउंट से, काउंटिंग करता जा रहा था, तो ये काउंट, इसमें सारे ही नंबर 6 से बड़े थे, काउंट +1 हुआ होगा, टोटल मिला के 6, तो 6 से डिवाइड करेगा टोटल को। तो इस तरह ये इसको स्टोर कर रहा है कहाँ पे, दिस सैंपल के अंदर। दिस सैंपल अभी तक 1 है, दिस सैंपल यानी पहले डब्बे में, यहाँ पे इसका इसने एवरेज डाल दिया, ये वैल्यू इधर आ चुकी है। उसके बाद ये वाला चेंज करने के जाएगा, दिस सैंपल को अब ये कर रहा है 2, अब ये 2 हो गया। जब ये 2 हो गया, अंदर आएगा और दोबारा से इस लूप में स्टक हो जाएगा 6 टाइम्स के लिए, और यहाँ पर आ रहा है और फिर कह रहा है दिस यूजर। दिस यूजर का मतलब है पहली रॉ, पहली रॉ का, और यहाँ दिस सैंपल का मतलब क्या है, दिस सैंपल का मतलब 2 है, क्योंकि ये 2 इधर हो चुका था, यानी पहली रॉ के दूसरे कॉलम पे जाओ, इधर आ जाएगा। और इस तरह ये रॉ बार बार चेंज होती रहेगी। यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, क्योंकि लूप चेंज हो रहा है। तो ये सारे नंबर्स को टोटल करता चला जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसमें से इनको इग्नोर करेगा जो मोर देन 10 नहीं है, मोर देन 10 जो नहीं है उनको इग्नोर करेगा। और जब ये लूप खत्म होगा, पूरा टोटल आ चुका होगा, अब उस टोटल को स्टोर कराना है, तो टोटल को डिवाइड बाय काउंट करके स्टोर कर रहा है किसके अंदर, दिस सैंपल में। दिस सैंपल की वैल्यू क्या थी, 2, यानी रिजल्ट के एरे में, रिजल्ट के एरे तो ये है, इसके अंदर कहां पर, दिस सैंपल, यानी दूसरी पोजीशन पे, बिल्कुल ठीक जगह पर लेकर आया, यानी दूसरे कॉलम की वैल्यू दूसरे इंडेक्स में डाल दी उसने। इस तरह ये काम करेगा पूरा आखिर तक। क्या ये बात सबको समझ आ गई है?
Give me your feedback. Give me your feedback. मैं पूरा पेपर ही डाल दूंगा। कोड और ये स्क्रीनशॉट एक भेज दें ग्रुप पे। यार मैं बोल बोल के अब थक गया हूँ, तो फास्टिंग एज वेल। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अब ब्रेक लेते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है मैक्सिमम समझाने की, और आगे के क्वेश्चन आसान है, आप देखना। इस जैसा सवाल मैंने इससे पहले 23 का पेपर में कराया था, वो पहले वीडियो वॉच कर लेना, ये बहुत आसान हो जाएगा फिर उसके बाद। वरना मैं कोशिश करूंगा किसी और वक्त इसकी रिकॉर्डिंग आगे बढ़ा सका तो इसकी रिकॉर्डिंग करके डालूंगा। इस क्लास को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, टायर्ड। ओके, तो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और ये राउटर वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ना भाई, क्योंकि पेपर में पेपर 1 के अंदर जो मॉक में हुआ है इसमें बहुत ही बच्चों ने बुरा रिस्पॉन्ड किया है, और असेंबली वाले चैप्टर 6 के क्वेश्चन में भी बुरा रिस्पॉन्ड किया है। बस वही बात है यार, एक जैसे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये वो बच्चे जिनके फर्स्ट टेस्ट से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे उनका अभी भी अच्छा है। वो बच्चे जो बेचारे फर्स्ट टेस्ट से अभी डी लेकर आ रहे थे, यू ला रहे थे, वो फिर यू लेकर आए। तो असल में देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, एक टीचर को आप सितंबर में ज्वाइन करते हैं, किसी स्कूल में अगस्त में ज्वाइन करते हैं, तो अगस्त सितंबर के एंड तक पता लग जाता है। 2 टेस्ट 2 क्विज़ेस हो चुके होते हैं, या 2 टेस्ट हो चुके होते हैं, या एक टेस्ट हो चुका होता है। 2 टेस्ट का रिजल्ट जब आ जाता है उसके बाद आपको क्लियर स्टोरी पता लग रही होती है। तो अच्छे से मेहनत करो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और देखें कुछ, मैं आपको राउटर के फंक्शन वगैरह भेज दूंगा ताकि वो याद करने में आसानी हो। पहले वैसे भेजा हुआ ही है ऑलरेडी, वो आपके पास है नेटवर्क के अंदर, तो वहीं से कर लेना या तो, वरना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, टेक केयर, गुड बाय। Let me close this. All right, referring to question number 5, पहले आप पढ़ लें, समझ लें। Several companies are developing website to market a new type of game console. तो वेबसाइट बना रही हैं बहुत सारी कंपनीज जो कि मार्केट करना चाहती हैं नए गेम कंसोल्स को। The company that is first to create a website that can demonstrate the interactive feature of the game console will have an advantage over the others. जो भी कॉम्पिटिटर पहले बनाएगा उसको फायदे में रहेगा दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। The requirements for the website are likely to change as more information about the features of the consoles are made available. तो रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेंगी वेबसाइट के बनते, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो फीचर्स आपको ऐड करने होंगे। One company has decided to develop their website using a program development life cycle based on the waterfall model. एक कंपनी ने डिसाइड किया कि वाटरफॉल मॉडल यूज करेंगे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। गिव द रीजन व्हाई दिस मे नॉट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। तो मैं जरा आपको बुक पे भी ले चलता हूँ और इसके चैप्टर पे भी ले चलता हूँ। तो वाटरफॉल मेथड का ये सीन है कि अगर आपने एक कर लिया तो आप उसके बाद उसका स्टेप बैक नहीं कर सकते, अगर आपने एक दफ़ा मतलब वो चुन लिया। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा मेथड था, और वो कौन सा था?
आइटरेटिव मेथड था एक, और एक रेड मेथड था RAD। रेड के अंदर प्रोटोटाइप बनती थी, प्रोटोटाइप बनाते थे, सैम्पल प्रोग्राम, मतलब कोई डिजाइनिंग का टाइम नहीं है, कोई हमारे पास इंटरव्यू करने का टाइम नहीं है, क्लाइंट को जल्दी चाहिए, तो हम उसकी प्रोटोटाइप बना लें, एक सैम्पल सॉफ्टवेयर बना लें अपने साथ, वो ले जाएं क्लाइंट के पास, उसको दिखाएं चला के। उसके सारे फीचर्स काम नहीं करते, जैसे मेरे सॉफ्टवेयर में आप यहाँ देखें ऊपर ये आइकन्स बने हुए हैं, और यहाँ पर देखें तो कुछ आइकन ऐसे हैं जैसे ये डिसेबल्ड है। तो इसका मतलब है मैं जब क्लाइंट को दिखा रहा हूँ तो ये काम नहीं करेंगे क्लिक करने से, क्योंकि अभी तक प्रोग्रामिंग हुई नहीं है, कुछ की हो गई है। तो क्लाइंट को देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर कैसा है कैसा नहीं है। तो ये होता है रेड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि खासा तेज तरीके से काम करता है। चैप्टर 15 में हम ये पढ़ के आ रहे हैं सारी चीजें। डायग्राम से देखेंगे तो और जल्दी अंदाजा हो जाएगा। ये वाला मेथड था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो ऐसा होता है कि स्टेज से दूसरे पे जाते हैं, तो अगर आपकी डिजाइनिंग खराब हो गई और आप आगे पहुंच गए तो आपको ऑल द वे पीछे जाना मसला है, फिर आप सारा प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं। जबकि यहाँ पर किसी भी स्टेज से आप वापस जा सकते हैं, ये वाटरफॉल मेथड होता है। मगर इसमें भी सारी स्टेजेस को फॉलो करते हुए जाओगे आप, पहले एनालिसिस करोगे, फिर डिजाइनिंग करोगे, बहुत सारा पेपर वर्क, फिर कोडिंग करोगे, तो इसमें काफी टाइम लगता है। लेकिन इसके प्लस पॉइंट अगर हम लिखना चाहें, इसको हम डिफेंड भी कर सकते हैं इस तरह से कि बहुत बड़े सिस्टम्स अगर हैं तो उसको हम डायरेक्ट प्रोटोटाइप बना के नहीं करते हैं, उसको हम इसी तरीके से स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करते हैं, और ये ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है। एक एक चीज हम क्लाइंट से अप्रूव कराते हुए चलते हैं, तो बड़े सॉफ्टवेयर इसी तरीके से डिजाइन होते हैं। लेकिन इस वक्त एग्जामिनर ने कह दिया क्यों ये अच्छा मेथड नहीं है, तो इसलिए कि स्लो मेथड हो जाएगा, इसमें सारी स्टेजेस को आपने फॉलो करना पड़ेगा। अब गलती की सूरत में फिर आप वापस भी जाएंगे दूसरी स्टेज पे, जैसे आप टेस्टिंग में पहुंचे थे, आपको लगा कुछ गलत हो रहा है तो आप वापस चेक करते हुए जा रहे हो, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हुए आएंगे, इतना पीछे से दोबारा वापस आएंगे आप, तो इसमें टाइम लगेगा। आइटरेटिव मॉडल ये होता था कि हम एक डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज करते थे, फिर दूसरे को करते थे, फिर तीसरे को करते थे, तो डिपार्टमेंटल कंप्यूटराइजेशन होती थी, फिर एंड में सबको लिंक कर देते, उसको लिंक वगैरह करना प्रॉब्लम हो जाती थी। और रेड में ये होता था कि आप प्रोटोटाइप बनाते थे, सैंपल बनाते थे। जैसे मैंने अगर होम के ऑप्शन बना लिए तो इसके सारे आइकन को मैं कनेक्ट कर दूंगा, फिर मैं कमेंट पे जाऊंगा, फिर इसके आइकन बनाऊंगा और उनपे उनको लिंक अप करूंगा। तो जैसे जैसे चीजें आ रही होती हैं, हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो इसमें लिंकेज साथ साथ हो रही होती है, लिंकेज करना प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमारा क्लाइंट भी ग्रेजुअल चेंजेस को देख रहा होता है और वो भी अपने फीडबैक दे रहा होता है। अगर क्लाइंट ने कुछ चेंज भी करना है तो वो हमें बताएगा और हम उसको चेंज कर देंगे, तो हमारे लिए चेंजेस करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारी बातें थी कि दो रीजन बताएं क्यों ये अच्छा अप्रोप्रिएट मॉडल नहीं है। क्योंकि इसके लिए आपको लाइफ साइकिल के स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है, और ये पुराना वर्जन पुराने तरीके कार से होता था, और प्रोटोटाइप जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो अपडेटेड वर्जन था, लेटर ऑन इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसके अंदर आप डायरेक्टली बनाते हैं और दिखाते हैं। और पुराना वाला जो मेथड है, जो लाइफ साइकिल को आप फॉलो करते हैं, वो डिफिकल्ट भी होता है और स्लोवर भी होता है, और उसमें यूजर की इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है, हाई यूजर इन्वॉल्वमेंट है, उसका फीडबैक आप हर स्टेज पे ले रहे होते हैं साथ साथ। जबकि दूसरा कौन सा अप्रोप्रिएट हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्लाइंट ने आपको 3 दिन का टाइम दिया या 3 हफ्ते का टाइम दिया, तो आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, बनाते हैं, उसका सैंपल बना के लेके जाते हैं, हैव इट अप्रूव्ड। उसके बाद ये कहता है द वेबसाइट हैज बीन रनिंग इन test mode for several weeks. Identify and describe a final stage of testing that should take place before the website is made available to all the customers. तो आपने जो है आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है फाइनल स्टेज ऑफ टेस्टिंग की कौन सी है, बिफोर द वेबसाइट इज मेड अवेलेबल। इससे पहले कि आप वो वेबसाइट को जो है वो लाइव करें, फंक्शनल बनाएं, उससे पहले आप लास्ट में टेस्टिंग कौन सी करेंगे। तो आप बीटा टेस्टिंग कर सकते हैं। बीटा टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि सॉफ्टवेयर अभी कंप्लीट नहीं है और उसका ट्रायल वर्जन आप इंट्रोड्यूस करा देते हैं, वो ट्रायल आप क्लाइंट को देते हैं, वो क्लाइंट चलाएगा, टेस्ट करेगा, पसंद आया ठीक है, नहीं आएगा आपको फीडबैक देगा, फिर से आप चेंज करेंगे। तो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर मार्केट में रिलीज होते हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर कमर्शियल मार्केट में आने से पहले माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, इसका बीटा वर्जन निकालता है, ताकि उसके जो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए वो फ्री कर देता है, और वहां पर लोग जो है वो चला के देखते हैं उस फ्री प्रोडक्ट को, अगर उनको प्रॉब्लम फेल होती है तो वो रिपोर्ट कर देते हैं, उससे उनके टेस्टर्स को पता लग जाता है, अपने सॉफ्टवेयर को वो इम्प्रूव कर लेते हैं। तो बीटा टेस्टिंग है।
okay, that can be carried out at the last moment and user will do it. They don't purchase actually. They get the free copy of the software for a certain period of time for about 2-3 months and they can test it and give their feedback and client can, are actually users are actually giving the feedback to the developers and developer can come up with an improved version. तो डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो होते हैं वो फिर अपने सॉफ्टवेयर के पैचेस इंट्रोड्यूस कराते हैं और जब वो पैचेस आ जाते हैं उनका सॉफ्टवेयर जब बग्स फ्री हो जाता है तो फिर वो उसको कमर्शियली लॉन्च कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके लिए फिर पैसे भरने होते हैं। इसके अंदर एक और टेस्टिंग भी हो सकती है, अल्फा टेस्टिंग, जो मैंने आपको पढ़ाई थी। अल्फा टेस्टिंग चैप्टर नंबर 5 की अगर आपने वीडियोस देखे हो, अगर मेरे साथ आप फेस टू फेस क्लास में नहीं थे तो आपने वीडियोस देखी होंगी। मैंने बताया था कि अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो ऐसी होती है कि क्लाइंट को सॉफ्टवेयर हैंडओवर करने से पहले लास्ट में आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस में अपने डेवलपर्स की टीम के बंदों से आप ये कहते हैं कि यार टुमारो मॉर्निंग वी हैव टू डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू द क्लाइंट, लेट्स चेक इट अगेन, देयर शुडंट बी एनी बग्स लेफ्ट इन इट, तो इसको प्लीज जरा फिर से चेक कर लो। तो वो उसको दोबारा से चेक करते हैं, थॉरली चेक करते हैं। तो ये जो है ये अल्फा टेस्टिंग था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम है, सपोर्ट्स अप टू 6 यूजर, जो कि 6 यूजर को सपोर्ट करेगा। स्पीच फ्रॉम ईच यूजर इज सैम्पल्ड, हर यूजर की स्पीच को सैंपल किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। डिजिटाइज वैल्यूज जो है वो एरे के सैंपल्स में रिकॉर्ड होंगी। द एरे सैंपल कंसिस्ट्स ऑफ 6 rows and 128 column and is of type integer. Each row contains 128 digitized sound samples from one user. तो हर एक यूजर से 128 साउंड सैंपल्स आएंगे। तो इस तरह से 6 यूजर हैं, तो आप इमेजिन करेंगे बहुत बड़ा डेटा टेबल चाहिए होगा इसके लिए। The digitized sound sample from each users are to be processed to produce a single value। और जिस 128 वैल्यू आगा की तरफ से आ रही हैं, 128 वैल्यू मेरे पास से आएंगी, तो इन तमाम को प्रोसेस करके एक एक यूजर की सिंगल वैल्यू बनानी होगी। उसको हमने 1D एरे में अलग से स्टोर करना होगा, रिजल्ट के नाम से वो एरे होगी जो कि इंटीजर होगी। और द प्रोसेस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोसीजर मिक्स, और इस प्रोसीजर का नाम हमने रखना होगा मिक्स। तो एक टेबल बना के एग्जामिनर ने ये दिखाया है और इसकी बड़ी जबरदस्त पिक्चर उसने दिखाई है एग्जामिनर ने। ये उठा लेते हैं यहाँ से। तो एग्जामिनर ये कहता है कि देखिए जी ये तो नंबर ऑफ यूजर हो गए, यूजर 1 आगा, यूजर 2 अकील अहमद, यूजर 3 आप हो सकते हैं या कोई और हो सकता है। इस तरह 6 यूजर हैं और हर यूजर के पास से डिजिटाइज होकर साउंड वैल्यूज आ रही हैं और टोटल 128 आगा के पास से आएंगी। तो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, इस तरह से 128 वैल्यू ये सारी आगा के पास से आएंगी। फिर अकील के पास से आएंगी ये वैल्यूज और ये तमाम वैल्यूज आएंगी इस तरह से, ये अकील के पास से आएंगी। मगर वो कह रहे हैं इनको एक सिंगल वैल्यू पे लेके जाना है, यानी आगा की 128 वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू बनाना है। तो कैसे बनाया जाए? तो इसने जो आगा का नंबर था नंबर 1, इसी तरह उसने एक और एरे क्रिएट किया, उसके अंदर जो नंबर 1 है, नंबर 1 पे उसने आगा की पूरी वैल्यूज का एवरेज निकाल दिया। इन तमाम वैल्यूज का एवरेज निकाल के स्टोर किया है। जो आगा का नंबर था यूजर नंबर 1, उसी के इंडेक्स में स्टोर किया है, रिजल्ट के इंडेक्स नंबर 1 में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन वो जो एवरेज निकालना है उसके अंदर भी एक और चीज है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। सवाल पे वापस आते हैं। कह रहा है इग्नोर द साउंड सैंपल वैल्यूज ऑफ 10 और लेस। आपके पास जो साउंड की जो अगर वैल्यूज होती, सपोज मान लेते हैं अगर ये 3 होती, तो एग्जामिनर कह रहा है 10 से कम हो तो इसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो, इसको उसमें शामिल नहीं करेंगे एवरेज में। सही है। इसके लिए हमें प्रोसीजर लिखना है मिक्स का, जो डबल डायमेंशनल एरे से डेटा उठाए और डबल डायमेंशनल एरे से डेटा उठा के इस एरे में डाल दे, दूसरे एरे में। यानी दो अलग अलग एरे हैं, एक सैंपल के नाम से एरे जो 2D एरे, और एक रिजल्ट के नाम से एरे जिसमें एवरेज स्टोर होंगे तमाम वैल्यूज के। टू सेव द टाइम मैं आपको डायरेक्टली काम की बात पे लिए चलता हूँ। प्रोसीजर बन रहा है मिक्स के नाम से, और वेरिएबल जो डिक्लेयर आप कर ही लेंगे, उसकी 2 लाइनों में तमाम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी जगह छोड़ो अपना प्रोग्राम लिखते वक्त, ताकि बाद में आप डिक्लेयर करा सको। और डबल डायमेंशनल एरे मैंने आपको बड़े डिटेल में पढ़ाया था,
उसमें रो और कॉलम के लूप चाहिए होते हैं। चले जी, यहां से देखते हैं। तो ये कहते हैं फॉर दिस सैंपल 1 to 128, ये जो लूप चलाया है ना, ये कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए चलाया है इसको। ये जो ऊपर वाले कॉलम है, यानी ये लूप 1 से चलेगा और 128 तक चलेगा। इसके अंदर एक और लूप है जो कि चलाया है यूजर्स के लिए, जो 1 से चल रहा है 6 तक। तो वो ये वाला लूप है जो यूजर्स को कंट्रोल करेगा 1 से 6। तो ये बात याद रखें, जब सैंपल की वैल्यू 1 होगी, जब ये लूप पहली बार चलेगा, तो इसके अंदर वाला लूप 6 बार चलेगा, 1 से लेके 6 मरतबा चलेगा। फिर जब इससे बाहर निकलेगा यहाँ, तो ये दोबारा ऊपर जाएगा। तो सैंपल की वैल्यू जब 2 होगी, तो फिर दोबारा अंदर वाला लूप 1 से 6 टाइम चलेगा। तो इस तरह आप सोचें कि बाहर वाला लूप 128 टाइम्स चलेगा और अंदर वाला लूप हर मरतबा में 6 बार चलेगा। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि इसमें कितनी आइटरेशन होंगी, तो आप क्या करें, 128 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लें। कितनी आइटरेशन होंगी, 768। अब ये काम किस तरीके से करेगा ये चेक करना है आपने। सबसे पहले दिस सैंपल पे आएगा, दिस सैंपल की वैल्यू कर देगा 1। फिर दिस यूजर पे आएगा और इसकी वैल्यू भी कर देगा 1। फिर जब यहाँ पर आएगा तो कह रहा है सैंपल के एरे में जाओ। सैंपल का एरे, सैंपल के एरे में कहाँ जाओ, दिस यूजर पे जाओ। ये बात भी समझाता चलूँ आपको अलग से। जब भी आप ऐसा लिखा देखें तो डबल डायमेंशनल एरे होगी। ये डबल डायमेंशनल एरे है और डबल डायमेंशनल एरे का यहाँ पर नाम आ जाएगा। इसका नाम है सैंपल, जो कि ये है। और ये जो है रॉ का नंबर होगा और ये जो है वो कॉलम का नंबर होता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर सैंपल के अंदर जो दिस यूजर है वो भी अभी 1 है, दिस सैंपल भी 1 है और दिस यूजर भी 1 है, दोनों 1 है। तो जब अंदर आएंगे तो कहता है सैंपल में जाओ, दिस यूजर यानी रॉ पे जाओ, रॉ नंबर 0 पे इस पे जाएगा, रॉ नंबर 1 पे। और इसके दिस सैंपल वैल्यू पे जाएगा जो कि 1 है, यानी 1,1। तो कॉलम भी 1 है और रॉ भी 1 है, तो पहली वैल्यू उठा रहा है, ये वाली वैल्यू उठाएगा 20। और ये चेक करेगा कि ये 20 बड़ा है 10 से। अगर बड़ा है तो इसने अंदर आना है, मतलब इसको एवरेज में शामिल करना है और उसकी काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग +1 कर रहा है और उसको टोटल में ऐड कर रहा है। तो टोटल एक वेरिएबल अलग से है, ऑर्डिनरी वेरिएबल है, टोटल उसका नाम है। और टोटल में ये जाके स्टोर कर रहा है क्या, 20 को। जब ये कह रहे हैं ना आप टोटल इज इक्वल टोटल एरो प्लस टोटल प्लस सैंपल, तो टोटल की पुरानी वैल्यू तो 0 थी, उसमें प्लस करेगा क्या, सैंपल से उठाई हुई नई वैल्यू जिसने यहाँ से उठाई है 20, ये वैल्यू 20 है। तो 0 + 20 करके इसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं, टोटल में। इसका मतलब इस बॉक्स में ये 20 आ जाएगा। तो जब 2 बार टोटल आ रहा है तो इसका मतलब भी आप समझ लें कि एक बार में यूज कर रहे हैं और दूसरी बार में स्टोर कर रहा है, यानी अपडेट कर रहा है। ये अपडेट कर रहा है इसकी वैल्यू। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है नेक्स्ट यूजर, अब यूजर 2 हो जाएगा। जब यूजर की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसका मतलब ये खत्म। यहां पर आएगा तो कहता है दिस यूजर अब 2 है और दिस सैंपल वही है पुराना वाला 1, ये 1 है। ये ऊपर वाले लूप की वैल्यू थी 1। इसका मतलब है 2,1 पर जाओ। 2,1 क्या चीज है, रॉ नंबर 2 है और कॉलम नंबर 1 है। इसका मतलब इस वैल्यू की बात हो रही है, ये वैल्यू उठाएगा। ये वैल्यू उठाएगा, इसको +1 करके इसको टोटल में डालेगा, इसका टोटल करेगा इस तरह। फिर ये दोबारा यूजर को इंक्रीज करेगा तो यूजर की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब तो कह रहा है दिस यूजर पे जाए, मतलब 3,1 पे जाए, तो 3,1 उसके बाद वाली वैल्यू है। तो इस तरह ये तमाम वैल्यूज पे जाएगा 6 मरतबा। जब 6 मरतबा यहाँ चला जाएगा तो फिर इसने क्या करना है, 6 मरतबा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर इसने क्या करना है, फिर इसने इधर आना है, टोटल को डिवाइड बाई करना है उसके काउंट से और उसको स्टोर करना है दिस सैंपल में। दिस सैंपल जो है वो एक अलग से जो है इसने यहाँ पर
ये इंडेक्स सेट किया है इस एक और एरे के अंदर 1, दिस सैंपल की वैल्यू अभी 1 थी, इसका मतलब पहले कॉलम का सारा एवरेज वगैरह जो कैलकुलेट किया होगा वो यहाँ लेकर आ जाएगा। इस तरह दूसरे यूजर का भी सिंगल वैल्यू पे कैलकुलेट करके यहाँ ले आएगा, फिर तीसरे वैल्यू उसका भी यहाँ ले आएगा। इस तरह ये काम करेगा। दोबारा एक मरतबा आपको मैं करा देता हूँ। अब ये नेक्स्ट सैंपल दोबारा ऊपर जाएगा तो दिस सैंपल की वैल्यू हो गई है 2। जब इधर आएगा दिस यूजर पे, दिस यूजर चलेगा 1 से 6 मरतबा। दिस सैंपल अभी 2 है, लेकिन अंदर वाले लूप पे जब ये आएगा तो वो चलेगा 1 से 6 मरतबा। तो जब पहली बार इसके अंदर आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 दिस यूजर की। यहाँ पर आएगा दिस यूजर 1 कॉमा दिस सैंपल 1,2, तो रॉ 1 हो जाएगी और दिस सैंपल 2 हो जाएगा। 1,2 यानी रॉ नंबर 1 का कॉलम नंबर 2 यानी इस वैल्यू को उठा रहा है, फिर इसको टोटल में शामिल करेगा, फिर यहाँ से नेक्स्ट इसको ऊपर बढ़ाएगा और फिर 2,2 यानी रॉ नंबर 2 के कॉलम नंबर 2 की वैल्यू ये उठाएगा। इस तरह 2,2 के बाद 2,3 तो रॉ नंबर यूजर बढ़ाएगा, सॉरी यूजर को बढ़ाएगा, इस तरह 3,2 हो जाएगा। 3,2 तो इसको ये वाली वैल्यू उठाएगा 3,2, फिर 4,2, इस तरह ये वाला पूरा कॉलम ये टोटल करेगा। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर आपको ये याद रहे कि ये जो अंदर वाला लूप है ना, ये कॉलम के लिए है। सेकंड कॉलम को लाएगा, फिर तीसरे कॉलम को, फिर चौथे कॉलम का, इस तरह से हर यूजर की वैल्यूज को लेकर आ रहा है। Got it? So I hope you understood this part. इस तरह ये प्रोग्राम बन जाएगा। आर यू देर आगा? समझ आ गया आपको? हेलो आगा, आपको समझ आया? जी सर। जी जी जी। ओके, यहाँ से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A school has a computerized library system that allows the student to borrow books for a fixed length of time. आप स्कूल में जाते हैं, लाइब्रेरी में, उनका कंप्यूटराइज सिस्टम है और स्टूडेंट को अलाउ करेगा कि वो बुक निकाल के ले जा सकते हैं और फिक्स टाइम के लिए, यानी कि एक लाइब्रेरी की पॉलिसी है कि बुक आपको 15 दिन के अंदर अंदर वापस करनी है। द सिस्टम यूजेस टेक्स्ट फाइल, वो सिस्टम टेक्स्ट फाइल यूज करेगा जिसमें वो स्टोर करेगा स्टूडेंट्स की डिटेल, बुक की डिटेल और लोन की डिटेल। A new module is to be written which will generate emails to send student who has an overdue book. तो एक और मॉड्यूल लिखना है जिसके अंदर वो जनरेट करेगा ईमेल ताकि स्टूडेंट्स के लिए वो ओवरड्यू बुक की डिटेल्स आ सके। तो decomposition will be used to break down the problem of designing the new module into sub problems. तो decomposition करनी है। decomposition का मतलब क्या होता था, याद है आपको? एक सेकंड बेटा, जस्ट सेकंड। हैंग ऑन। तो डिकम्पोजिशन होता था कि मैंने आपको बताया था, एक डायग्राम बनाया करते थे, टॉप डाउन डिजाइन किया करते थे, ऊपर से ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाते थे, तो एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करते थे। तो ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर टास्क सो दैट यू कैन स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन। एंड इस तरह जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स काम जो होता है वो आसान हो जाता है। दिस वे यू कैन मेक योर कॉम्प्लेक्स थिंग इजी फॉर योरसेल्फ। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट अब बनते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट, वो इसी तरह से बनते हैं कि उसके अंदर जो है वो डिकम्पोजिशन होती है और डिकम्पोजिशन जो है वो बड़े मॉड्यूल्स को तोड़ करके वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है।
तो अब सवाल ये है कि एग्जामिनर कहता है 3 मॉड्यूल्स के बारे में बात करो जो लाइब्रेरी के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। देखो लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो आप स्टूडेंट हैं, तो एक मॉड्यूल तो ये कि जो स्टूडेंट को पहचान ले, आइडेंटिफाई करे स्टूडेंट को, जिसमें आपका रोल नंबर वगैरह वेरीफाई हो, जज किया जाए कि जी आप ही वो स्टूडेंट हैं जो रजिस्टर्ड है, बाहर से तो कोई बंदा नहीं आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट की ईमेल को वेरीफाई करना कि इसका ईमेल एड्रेस ठीक हो, और अगर ईमेल एड्रेस इंटर किया है पहली बार तो उसको क्रिएट भी करना है, फिर उसको ईमेल को भेजना है, उसके लिए भी मॉड्यूल चाहिए। तो ईमेल को रिट्रीव करने के लिए अलग मॉड्यूल, क्रिएट करने के लिए मॉड्यूल, ईमेल को वेरीफाई करने के लिए मॉड्यूल, ईमेल भेजने के लिए मॉड्यूल। फिर उसके बाद आपने किताब रखी थी टाइम पे वापस की या ओवरड्यू कर ली किताब, तो बहुत सी लाइब्रेरी के अंदर ऐसा भी होता है कि वो आपको चार्ज भी लगाते हैं, तो चार्ज कितना होगा उसका अलग मॉड्यूल, ओवरड्यू कितना हुआ है उसका अलग मॉड्यूल। तो ये सारे मॉड्यूल्स बन सकते हैं, बहुत तरीके से काम किया जा सकता है। तो आपको एक जनरल क्वेश्चन है, आपको मॉड्यूल डिस्कस करने थे और बताना था कौन सा मॉड्यूल क्यों यूज करना है। तो आप बताएंगे कि ओवरड्यू मॉड्यूल क्या करेगा, बताएगा कि आपने बुक कितनी देर ज्यादा रखी है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करेगा जिसने बुक देर के लिए रखी है। गेट स्टूडेंट ईमेल, जो स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस उठा लेगा ताकि उसको ईमेल की जा सके। क्रिएट ईमेल, तो ईमेल क्रिएट कर देगा ताकि बंदे को ईमेल की जा सके और फाइनली भेज देगा। आगे वो आपसे कहता है कि द प्रोग्राम डिजाइनर प्रोड्यूसेस अ स्ट्रक्चर चार्ट फॉर द न्यू मॉड्यूल। देखो अब ये मैं बता रहा था कि ये एक प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ब्रेक किया गया मुख्तलिफ मॉड्यूल के अंदर, इसी को डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जब डायग्राम आप बनाते हैं, पेपर वर्क होता है, ये डिजाइनिंग के स्टेज पे होता है, डेवलपर्स ऐसा कर रहे होते हैं डिजाइनिंग के स्टेज पे, जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पढ़ के आ रहे हैं। तो डिजाइनिंग के स्टेज पे पेपर वर्क किया जाता है, ये डायग्राम बनती है। जब बनाते हैं तो डिजाइनिंग के टाइम पे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो टॉप डाउन होता है, लेकिन जब डेवलपमेंट करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं इजीएस्ट काम से पहले, तो वो बॉटम अप कहलाता है। तो इसी को जैक्सन डायग्राम कहते हैं, इसी को टॉप डाउन कहते हैं, इसी को बॉटम अप कहते हैं, इसी को स्ट्रक्चर डायग्राम कहते हैं, इसी को जैक्सन स्ट्रक्चर डायग्राम कहते हैं, और इसी को डिकम्पोजिशन कहते हैं। सही है, लेकिन इससे डोंट मिक्स इट अप विद स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। एक चीज होती है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या होती है? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट अलग चीज थी, उसको ये कहते हैं कि डिस्कस करें, टू डिस्कस थिंग्स इन डिटेल, टू डिस्कस ईच मॉड्यूल इन ग्रेट डिटेल सो दैट इट कैन बी रिटन इजीली। तो हर एक मॉड्यूल को अलग अलग डिटेल्स के अंदर डिस्कस करना ताकि वो आसानी से लिखा जा सके, तो ये स्टेप वाइज रिफाइनमेंट कहलाती थी। इसको मिक्स नहीं करना, ये अलग चीज होती है। तो आगे आपसे कहता है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द 4 मॉड्यूल, इन 4 मॉड्यूल में क्या रिलेशनशिप है, तो आप देख के बता सकते हैं। मैं आपसे पूछूं इसमें से पेरेंट मॉड्यूल कौन सा है, यानी मेन मॉड्यूल कौन सा है, जल्दी बताओ आगा। आगा, आर यू देयर? आर यू देयर आगा? I don't think he's there, but anyways, I'm recording the video so you can watch it later on. So I'll carry on with the recording. So इसमें ये था कि मेन मॉड्यूल ये है और बाकी के जो मॉड्यूल हैं वो इसके अंदर कॉल हो रहे हैं। तो ये मेन मॉड्यूल कॉल करेगा इन तीनों, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों मॉड्यूल कॉल होंगे मेन मॉड्यूल के जरिए, तो ये सब मॉड्यूल्स कहलाएंगे। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये पेरेंट मॉड्यूल है, चाइल्ड मॉड्यूल्स है। पेरेंट मॉड्यूल, मॉड्यूल ए जो है वो कॉलर प्रोग्राम है और ये कॉल्ड प्रोग्राम है, प्रोग्राम दैट विल बी कॉल्ड, बी सी एंड डी। सही है, तो यही आपको आंसर में लिखना था कि मॉड्यूल ए जो है वो बाकी के 3 मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं। ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा, इसका मतलब लूप का है। इसके अंदर तीनों मॉड्यूल से लाइन आ रही है, इसका मतलब तीनों मॉड्यूल जो है वो रिपीट होंगे, बार बार कॉल होंगे। और ये लूप कितनी बार चलेगा वो डिपेंड करता है। अगर आप ये भी बताना चाहते हैं तो यहाँ बता सकते हैं कि आई एरो 1 to 20 टाइम, तो ये भी पता लग सकता है कि ये जो है कौन सा लूप है, 1 फॉर का लूप है या ये वाइल का लूप है। तो यहाँ कंडीशन लिख के बताया जा सकता है अनटिल एक्स बिकम 10, तो इस तरह आप बता सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि देयर 2 न्यू मॉड्यूल्स आर एडेड, एक्स एंड वाई। एक्स के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, जबकि वाई विल टेक ए स्ट्रिंग एंड रियल पैरामीटर्स एंड रिटर्न बूलियन वैल्यू। वाई में पैरामीटर है। मॉड्यूल डी विल कॉल आइदर एक्स एंड वाई, तो मॉड्यूल डी जो है वो एक्स और वाई को कॉल करेगा। तो आपको बताना है ये काम कैसे होगा।
ये डिटेल काफी होती है आपके लिए। तो मॉड्यूल डी जो है वो आपको टॉप पे रखना है, तो ये मॉड्यूल इधर आ जाएगा। उसके अंदर मॉड्यूल एक्स और वाई कॉल होंगे। एक्स इधर आ जाएगा, वाई वुड गो ऑन द राइट हैंड साइड, वाई इधर आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक कॉल होना था एक वक्त में, उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन बॉक्स लगा देंगे और इसको दोनों को कंडीशन के अंदर डाल देंगे। दोनों को कंडीशन के अंदर डाल देंगे। फिर आगे की बात करनी है, वो एक्स में तो कोई पैरामीटर थे ही नहीं, इसलिए एक्स में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नथिंग वुड कम हियर, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, नो पैरामीटर। सही है। जबकि वाई में ये कह रहा है कि पैरामीटर हैं, और कौन कौन से, तो वो कह रहा है कि वाई में एक स्ट्रिंग पैरामीटर है और एक रियल पैरामीटर है, जबकि ये रिटर्न भी कर रहा है एक बूलियन डेटा। तो रिटर्न ये बूलियन करेगा, जो रिटर्न करना होता है वो आगे देते हैं राइट साइड पे। इसके लिए बनेंगे यहाँ पे एरो, एक एरो ये बन जाएगा। रियल और बूलियन वाले जो सर्किल होते हैं उसको आप शेड नहीं करते, जबकि रियल और स्ट्रिंग वाले को आप शेड नहीं करते, जबकि बूलियन वाले को आपने शेड करना होता है। इससे आपको पता लगता है कि एरो है कौन सा, ये एरो को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। बाकी यहाँ पर आपको ये लिखना नहीं होता, जैसे मैंने लिखा है स्ट्रिंग और रियल, ये आपको लिखना नहीं होता। वैसे नाम अगर होते तो वो हम लिखते जरूर, एक्स वाई जी कोई वेरिएबल के नाम दिए होते तो वो हम लिख देते। ये इस तरह दिखाना काफी है। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई है, एक इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंप्यूटर शॉप assembles computer using item bought from several suppliers. Just a second, let me see, is Aga back there or not? Aga is not there. तो आई थिंक ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 8 अभी रहता है, तो 8 को मैं ब्रेक करता हूँ थोड़ी बहुत, अभी और हमने सॉल्व कर लिया, किसी और टाइम फिर मैं ये जो है इसको करूँगा इंशाल्लाह और रिकॉर्ड। सो एज टू देयर इज नो वन देयर इन द ऑडियंस, आई प्रेफर टू लीव। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।